हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं निखिल और एक बार फिर से एग्ज़ाम एक्सपर्ट पे एक एग्ज़ाम नोटिफिकेशन के साथ मैं आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, लगातार जितने भी इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम्स रहे हैं उसके नोटिफिकेशन के साथ मैंने आपको एग्ज़ाम अपडेट्स दिए हैं और कोशिश हमेशा यही रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा यूज़फुल जानकारी और अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आप तक पहुंचाई जा सके। ऐसा ही एक और एग्ज़ाम नोटिफिकेशन इस समय हमारे पास है, या यूँ कह ले कि एक अच्छी शानदार वैकेंसीज़ हमारे पास हैं। बैंक का नाम है बैंक ऑफ इंडिया एंड द वैकेंसीज़ आर क्रेडिट ऑफिसर्स। क्रेडिट ऑफिसर की वैकेंसी इससे पहले भी कुछ बैंकों ने रिलीज़ की थी। साल 2020 की बात है, 2021 की बात है, बट देन दिस टाइम इट इज़ वंस अगेन रिलीज्ड बाय बैंक ऑफ इंडिया एंड द वैकेंसीज़ आर क्वाइट रीजनेबल। 484 वैकेंसीज़ के साथ प्रोफेशनल स्किल्स के प्रोफेशनल नॉलेज के रिक्वायरमेंट पे इन लोगों ने ये वैकेंसीज़ निकाली है। तो एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी है बहुत सारे यंगस्टर्स के लिए, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जिनको मैथ्स और रीजनिंग से बहुत डर लगता है। जी हाँ, क्योंकि इस एग्ज़ाम में आपको जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश और प्रोफेशनल नॉलेज, सिर्फ ये तीन ही अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं जिनकी पढ़ाई करनी है, और इनमें से भी इंग्लिश को छोड़ दिया जाए तो केवल प्रोफेशनल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस पे ही आपके मार्क्स काउंट होंगे और आपका आगे का सिलेक्शन तय होगा। तो दिस इज़ गोइंग टू बी अ वंडरफुल वैकेंसी एंड इनफैक्ट इसमें बहुत से ऐसे लोगों के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो कॉमर्स बैकग्राउंड से है। तो अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं, आपने इनफैक्ट एमए किया हुआ है इकोनॉमिक्स में, या अगर आप एमबीए किए हुए हैं फाइनेंस में, तो आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ बैंक ऑफ इंडिया में क्रेडिट ऑफिसर के रूप में आ सकती है। तो चलिए और ज़्यादा वक्त ना ज़ाया करते हुए सीधे आते हैं पॉइंट पर और देखते हैं इस वीडियो में और क्या क्या है इस वैकेंसी से जुड़ी हुई बातों को लेकर। तो मैं सबसे पहले आपको इस वैकेंसी का एक सिंपल एस्पेक्ट में बता देता हूं। एज यू कैन सी हियर, बैंक ऑफ इंडिया टोटल वैकेंसीज आर 484 क्रेडिट ऑफिसर्स, ये वैकेंसी का नाम है। और क्वालिफिकेशन के लिए एमएससी, एमकॉम, एमए इकोनॉमिक्स या एमबीए फाइनेंस, इनमें से अगर आपने कुछ भी किया होगा तो आप एलिजिबल होंगे। मैं आपको नोटिफिकेशन में और भी बहुत सी डिटेल्स इसमें बताता चलूंगा। तो ऐसे जितने भी कॉमर्स बैकग्राउंड वाले हैं, आमतौर पे ऐसा माना जाता है कि दोज हु आर इंजीनियर्स एंड दोज हु आर having some good qualification in engineering with a sound hand in maths and reasoning, they can perform better, but ऐसी कोई बात नहीं है। इस तरह की वैकेंसीज में आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आती है और बहुत ही हैंडसम सैलरी के साथ आती है। तो सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ें हम देख लें। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं लास्ट डेट टू अप्लाई इज 10th of May 2022। तो सबसे पहले तो ये डेट याद रखें, और इस वैकेंसी के लिए क्यों आपको अप्लाई करना चाहिए, इसमें कौन कौन सी चीज़ें आपको मिलती चली जाएंगी, ये मैं इस वीडियो में एक एक करके आपको आगे बताता चलूंगा। शुरुआत करते हुए मैं आपको कुछ और इंपॉर्टेंट जानकारी देना चाहता हूं। दरअसल दोस्तों, ये जो एग्जाम है क्रेडिट ऑफिसर की, इस एग्जाम में आपके पास 3 सब्जेक्ट्स होंगे। 3 सब्जेक्ट्स में सबसे पहला एक सब्जेक्ट है इंग्लिश। अब इस बात को जरा ध्यान से सुनिए, जो इंग्लिश का जो सब्जेक्ट है वो क्वालिफाइंग है, उसके मार्क्स काउंट होंगे नहीं, तो आपको सिर्फ उसको क्वालिफाई करना है। उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट है प्रोफेशनल नॉलेज, जो कि आपके काम से जुड़ा हुआ है, और तीसरा सब्जेक्ट है जनरल अवेयरनेस, जो कि 25 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। तो आपके लिए सबसे बड़ा स्पीड ब्रेकर जो आपके लिए बन सकता है वो प्रोफेशनल नॉलेज वाला पार्ट। अब प्रोफेशनल नॉलेज वाले पार्ट के लिए एक बहुत अच्छा कोर्स हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है, जो कि एक जाने माने एग्जाम एक्सपर्ट आप मान सकते हैं जिनको, सुशील रगड़े सर, इनके गाइडेंस में आपको ये मिल जाएगा। ये एक्स मैनेजर रह चुके हैं आरबीआई में, यहाँ पर इनका नंबर भी दिया हुआ है। उनका बनाया हुआ एक कोर्स है जो कि iExamB नाम के लर्निंग प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। तो अगर आप इस प्रोफेशनल नॉलेज के कोर्स को आप परचेज करना चाहते हैं तो आपके पास ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, यू कैन गो फॉर दैट। तो अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पे कॉल करके डिटेल्स ले सकते हैं। मैंने आज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक गूगल फॉर्म का लिंक भी शेयर किया हुआ है आपके साथ। ये गूगल फॉर्म का जो लिंक है वो प्लीज़ आप भर के सबमिट कर दीजिए, सो दैट आपको हम एक व्हाट्सएप ग्रुप
पे ऐड कर सके और आप तक प्रोफेशनल नॉलेज से रिलेटेड जितने भी अच्छे पीडीएफ कंटेंट्स हैं वो पहुंचाए जा सके। सो प्लीज डू दैट, अ लिटिल फेवर टू अस। आप गूगल फॉर्म प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स से वो लिंक ओपन करें और वो गूगल फॉर्म फिल करके हमें सेंड करें, सो दैट हम प्रोफेशनल नॉलेज वाले सब्जेक्ट के लिए आपको कुछ अच्छी पीडीएफ आपके साथ शेयर कर पाए। एंड अगर आप वो कोर्स डायरेक्टली iExam-B से परचेस करना चाहते हैं तो उसके लिए डिस्काउंट कोड है BOI40, इस पे 40% डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा, राइट? तो दिस इज समथिंग विच इज रिक्वायर्ड टू बी अंडरस्टूड। आई होप इससे जुड़ी हुई जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। अब हम सीधे चलते हैं एग्जाम के नोटिफिकेशन पे, और एग्जाम के नोटिफिकेशन को मैं आपको एक बार जरा क्लियरली बता देता हूं। सो जस्ट अ मिनट, ये है आपका एग्जाम का नोटिफिकेशन, राइट? तो इसमें जो जरूरी चीजें हैं वो मैंने हाईलाइट कर रखी हैं, तो वर्ड मैं थोड़ा सा लाइन बाय लाइन आपके लिए इसको गो थ्रू कर लेता हूं, सो दैट वी विल बी हैविंग अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑन दिस। जस्ट अ मिनट। हाँ चलिए, तो इसमें आप देख सकते हैं जैसे कि यहां पर सबसे पहले आप देख सकते हैं रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिसर्स इन वेरियस स्ट्रीम अप टू स्केल 4 ऑन रेगुलर एंड कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। सबसे पहले तो इस बात को समझना जरूरी है कि इस बार ये जो वैकेंसी निकाली गई है क्रेडिट ऑफिसर्स के लिए, इसमें दो अलग अलग पार्ट्स हैं। रेगुलर बेसिस पे भी ये वैकेंसी है, यानी फुल टाइम के लिए भी है, और साथ ही साथ इसमें आपको पार्ट टाइम के लिए, यानी आपको इसमें यानी नॉट पार्ट टाइम एग्जैक्टली, बट आपको इसमें एक यानी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में भी जॉब ऑफर किया जाएगा, राइट? कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स यहां पर दी हुई है, एज यू कैन सी 26/4/2022। ओके, ये ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू होने की डेट है, और 10 मई इट इज द लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन सबमिशन। जो रेलेवेंट डेट फॉर एज एंड क्वालिफिकेशन दैट इज 1/12/2021, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, क्योंकि इस तारीख के हिसाब से आपकी एज कैलकुलेट की जाएगी। तो एज ऑन 1/12/2021 यानी 1 दिसंबर 2021 को आपकी यानी एज क्या है उसके आधार पे आप एलिजिबिलिटी अपनी पूरी कर सकते हैं। आगे मैं आपको इससे रिलेटेड और चीजें भी बताऊंगा। फिर डिटेल्स ऑफ वैकेंसीज एंड रिजर्वेशंस इसमें आप देख सकते हैं, जैसे कि इकोनॉमिस्ट, स्टैटिस्टिशियन, रिस्क मैनेजर, क्रेडिट एनालिस्ट, एंड देन यू कैन सी क्रेडिट ऑफिसर्स। अब ये जो क्रेडिट ऑफिसर्स है, अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो यहां पर आपको SC, ST, OBC, EWS एंड जनरल कैटेगरी 197 पोस्ट आपको मिल जाएंगी। EWS के लिए 46, OBC के लिए 131, ST और SC के लिए 40 और 70 रेस्पेक्टिवली दी हुई है। सो ऑल इन ऑल 484 वैकेंसीज यहां पर उन्होंने बताई है, राइट? यहां पर एक और चीज जो मैं आपको अभी बता रहा था कि वो है एज एज ऑन 1/12/2021। तो मिनिमम एज 20 और मैक्सिमम एज 30। तो यहां पर ऐसे जितने लोग हैं जो कि 30 साल से ज्यादा हो चुके हैं अभी, लेकिन क्योंकि इन्होंने खुद ही कंसिडर किया है 1/12/2021, तो 1 दिसंबर 2021 तक अगर आप इस दिन तक 30 साल या उससे कम एज में रहे हैं, तो ऑब्वियसली यू आर एलिजिबल फॉर दैट। तो ये अपने आप में काफी रिलैक्सिंग बात है। तो दिस इज समथिंग अबाउट द वैकेंसीज। आगे बढ़ते हैं, इसमें और क्या है। इसमें आप देख सकते हैं पे स्केल। पे स्केल से जुड़ी हुई कुछ चीज़ें जो कि हमेशा से स्टूडेंट का एक ध्यान आकर्षित करती है, तो उसके बारे में ज़रा हम कुछ बेसिक बातें देख लेते हैं। जैसे देखिए, जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल JMGS, इसके लिए पे स्केल दिया है उन्होंने 36,000 के आसपास, 36,000 से लेकर 63,840। सो लगभग एक 45 to 50K के आसपास आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसमें। मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड स्केल ये है 48,000 से लेकर 69,000 के बीच में, और मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 3 के लिए यानी MMGS ये 2 के लिए था, ये 3 के लिए है, तो विच इज 63,000 से लेकर 78,000 तक है। और फिर ग्रेड स्केल 4 के लिए 76 से लेकर 89 के आसपास तक है। अब देखिए, ये तो हो गया पे स्केल फॉर रेगुलर पोजीशंस, यानी अगर फुल टाइम जॉब के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं रेगुलर पोजीशंस के लिए, तो ये आपका पे स्केल होगा। लेकिन कॉन्ट्रैक्चुअल पोजीशंस के लिए आप एक बार सैलरी देखिए, दिस इज रियली वेरी अट्रैक्टिव। अगर आप MMGS के लिए, दैट इज मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 2 के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, तो उसमें कंसोलिडेटेड पे आपको दिख रहा है 1,75,000 रुपए महीना। जी हाँ, 1,75,000 रुपीज पर
मंथ, और MMGS 3 के लिए 2,18,000 रुपए पर मंथ ये आपकी सैलरी तय की गई है, राइट। सो ये काफ़ी अट्रैक्टिव पार्ट रहा इसमें। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो उन्होंने बताया है कि एज ऑन 1/12/2021 यू शुड बी एलिजिबल इन टर्म्स ऑफ द एज। फिर देन नेशनैलिटी सिटीजनशिप, जिसमें आपको एलिजिबिलिटी अपनी ठीक से क्लैरिफाई करके समझ के लेनी है। उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एज और एक्सपीरियंस से जुड़ी हुई यहाँ पर 2 लिंक्स दी हुई है। रेगुलर बेसिस पे अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं रेगुलर बेसिस के पोस्ट के लिए, तो उसके लिए क्या एज, एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस चाहिए उसकी लिंक यहाँ पर दी हुई है, और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की यहाँ दी हुई है। अब ऑब्वियसली इसको मैंने यहाँ ऑलरेडी ओपन करके रखा हुआ है, तो मैं डायरेक्टली आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे ले चलता हूं और आपको सबसे पहले मैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिखा देता हूं। ये आप देख सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो अगर आप MMGS 2 जिसके लिए हमने देखा 1,75,000 जो सैलरी स्ट्रक्चर बताया है, तो उसके लिए एज है 28 से 35 इयर्स, BSc कंप्यूटर, BTech इन कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और MBA इन बिजनेस एनालिटिक्स, या फिर PG किया होगा स्टैटिस्टिक्स में, या फिर MSc होगा कंप्यूटर साइंस में, तो ही और शी कैन बी एलिजिबल फॉर दिस अलॉन्ग विद दिस अदर प्रिफर्ड क्वालिफिकेशंस। ठीक है, ये अदर प्रिफर्ड क्वालिफिकेशंस में इन्होंने यहाँ पर 2 हैस्ट्रिक साइन भी लगाए हैं, तो आप जरा यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो इन्होंने लिखा है कि ये कुछ सर्टिफिकेशन कोर्स हैं जो अगर आपने किए होंगे तो अच्छी बात है, नहीं किए होंगे तो यहाँ लिखा हुआ है कैंडिडेट्स हु डोंट हैव द रिक्वायर्ड सर्टिफिकेशन शुड कंप्लीट द सर्टिफिकेशन विद इन 1 ईयर ऑफ ज्वाइनिंग। तो उनको 1 साल के अंदर अंदर वो कंप्लीट कर लेना है। जो एक्सपीरियंस यहाँ पर रिक्वायर्ड है वो है मिनिमम 7 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। प्रेफरेंस विल बी गिवन टू कैंडिडेट्स विथ एक्सपीरियंस इन फाइनेंशियल सेक्टर, बैंक, NBFC, इंश्योरेंस या इन्वेस्टमेंट फर्म। तो अगर आपका इसमें एक्सपीरियंस है तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। MMGS 3 के लिए ठीक उसी तरह से 28 से 37 का एज लिमिट है, और ग्रेजुएशन की रिक्वायरमेंट ऑलमोस्ट सेम है। उसके बाद सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट भी ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ यहाँ पर 7 इयर्स की जगह 8 इयर्स का वर्क एक्सपीरियंस इन्होंने डिमांड किया है, फाइनेंशियल सेक्टर का या किसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी का। सो ये है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, राइट। इसके अलावा अब ये तो हो गया MMGS 2 और 3 जो कि कॉन्ट्रैक्चुअल पोजीशन पे है। अब अगर आप आ जाएंगे रेगुलर बेसिस पे, तो रेगुलर बेसिस के लिए देखिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो इसके लिए आपको वंस अगेन एज लिमिट 28 से 35 दिया गया है, और पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन इकोनॉमिक्स, यानी आपने अगर MA किया होगा इकोनॉमिक्स में या इकोनोमेट्रिक्स में फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन तो चल जाएगा। उसके साथ साथ आपको 4 इयर्स का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक्स या रेटिंग एजेंसीज, एनालिटिक्स फर्म्स, रेप्यूटेड ब्रोकरेज एजेंसीज, कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशंस लाइक क्रिसिल, सिबिल, ICRA एक्सेट्रा, आउट ऑफ विच 3 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन फोरकास्टिंग या एनालाइजिंग बिजनेस इंडिकेटर्स, एनवायरमेंटल स्कैनिंग, बिल्डिंग अप ऑफ डेटा बैंक, इकोनोमेट्रिक मॉडल्स एंड इंडस्ट्रियल प्रोफाइल्स। तो बेसिकली एक टेक्निकल एस्पेक्ट उन्होंने बताया है कि कौन कौन से लोग इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। तो रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि आपके पास 4 साल का एक्सपीरियंस है किसी एक फाइनेंशियल सेक्टर में या किसी बैंक में या किसी NBFC में, उसके साथ उन्होंने कुछ बातें और इसमें ऐड की हैं कि जिसमें से 3 साल का प्रिफर्ड एक्सपीरियंस अगर इस क्षेत्र में होगा, फोरकास्टिंग, एनालिसिस ऑफ बिजनेस इंडिकेटर्स, एनवायरमेंट स्कैनिंग, बिल्डिंग अप, तो इससे रिलेटेड अगर होगा तो ज्यादा कारगर होगा वो। MMGS 2 के लिए वंस अगेन आप देख सकते हैं स्टैटिस्टिशियन पोजीशन के लिए दिस इज द रिक्वायर्ड क्राइटेरिया, ऑल ऑन द सेम नोट, ठीक है, राइट। सो दिस इज फॉर द रेगुलर बेसिस, एंड बाकी जो मैंने आपको बताया उससे पहले दैट इज फॉर द कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस, ये आप इसमें देख सकते हैं, राइट। ये समझ में आ गया होगा। सो यू मस्ट हैव सीन दिस ऑल, राइट। ये क्लियर हो गया गाइस? ओके, फेयर इनफ। चलिए अब आगे का नोटिफिकेशन का पार्ट थोड़ा सा और मैं इसमें आपको समझा देता हूं, तो इसको जरा एक बार और क्लियरली देख लीजिए
यस यहाँ पर कुछ बातें इन लोगों ने दी हुई हैं रिलेटेड टू द कैटेगरीज। तो कैंडिडेट्स हु बिलोंग टू द रिजर्व्ड कैटेगरीज अप्लाइंग फॉर द रिजर्व्ड वैकेंसीज विल बी एंटाइटल्ड फॉर रिलैक्सेशन ऑफ 5% wherever minimum 60% marks is stipulated in educational qualification, that is they should have minimum 55% marks। तो यदि आप इस रिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर आपको 5% की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में भी छूट दी गई है। सो इंस्टेड ऑफ 60% मार्क्स इन एग्रीगेट, अगर आपका 55% मार्क्स का क्राइटेरिया भी फुलफिल हो रहा है तो यू कैन वेरी वेल अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। द कैंडिडेट्स कैन अप्लाई ओनली वन पोस्ट। ओके, अप्लाई ओनली फॉर वन पोस्ट, तो आप किसी एक पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। रिलैक्सेशन इन द अपर एज लिमिट, हर बार की तरह जैसा स्टैंडर्ड तरीके से रहता है वैसा ही है। शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब के लिए 5 साल, ओबीसी के लिए 3 साल, फिर उसके बाद पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज उसके लिए 10 साल, एक्स सर्विसमैन के लिए 5 साल, राइट। रिजर्वेशन फॉर पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज, उसके कुछ पूरे कैटेगरीज दिए हुए हैं। आई रियली वांट कि आप इसके बारे में पूरा ठीक से पढ़ें। अगर आप ये इस कैटेगरी में अगर आप आते हैं और इस यहाँ से फॉर्म भरने वाले हैं तो इसको आप अच्छे से एक बार पूरी तरह से पढ़ लें। यहाँ एक और बात जिस पे मैं सच में स्पेशल अटेंशन चाहूँगा वो ये है कि गाइडलाइंस फॉर पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज यूजिंग अ स्क्राइब, जो स्क्राइब यूज करने वाले हैं उनको किस बात का ध्यान रखना है। तो यहाँ पर दिया हुआ है द कैंडिडेट विल हैव टू अरेंज हिज और हर ओन स्क्राइब, ओके, एट ओन कॉस्ट। आपको स्क्राइब एग्जामिनेशन कंडक्टिंग बॉडी के तरफ से या एग्जाम सेंटर वालों के तरफ से नहीं मिलने वाला है, तो आपको आपका स्क्राइब खुद अरेंज करना है और अपने ही पैसों पर अरेंज करना है। तो ये एक पहला पॉइंट है। दूसरा, उन्होंने स्पष्ट लिखा है द स्क्राइब शुड बी फ्रॉम एन एकेडमिक स्ट्रीम डिफरेंट फ्रॉम दैट स्टिपुलेटेड फॉर द पोस्ट। यानी अगर मान लीजिए आप किसी एक पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उसके लिए लगने वाली योग्यता एमए इकोनॉमिक्स है, तो आपका स्क्राइब एमए इकोनॉमिक्स नहीं हो सकता, ये बिल्कुल गलत होगा। तो वो किसी और स्ट्रीम का हो सकता है, आप समझ रहे हैं। तो किसी वैकेंसी के लिए जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए लगने वाली योग्यता जो है वो स्क्राइब की योग्यता नहीं हो सकती, ये इन्होंने स्पष्ट यहां पर बताया हुआ है। ओके, अभी देखिए ये एक पॉइंट वाकई में थोड़ा समझने जैसा है और ध्यान रखने जैसा है। ड्यूरिंग द एग्जाम एट एनी स्टेज इट इज फाउंड दैट द स्क्राइब इज इंडिपेंडेंटली आंसरिंग द क्वेश्चन, द एग्जाम सेशन विल बी टर्मिनेटेड एंड द कैंडिडेट्स कैंडिडेचर विल बी कैंसल्ड। यानी यदि कहीं एग्जाम के दौरान ये पाया गया कि स्क्राइब खुद ही सक्षम है आंसर लिखने के या फिर पेपर सॉल्व करने में, वो खुद ही सक्षम है और कैंडिडेट की मदद लिए बिना या उसके निर्देशों को बिना सुने वो खुद ही पेपर सॉल्व कर रहा है, तो ऐसी हालत में आपका एग्जाम कैंसिल किया जा सकता है, रद्द किया जा सकता है, यहाँ तक कि आपका कैंडिडेचर भी कैंसिल किया जा सकता है। यहाँ पर उन्होंने ये भी लिखा है स्क्राइब में ऑल्सो भी डिबार्ड फ्रॉम ऑल बैंक एग्जाम फॉर 2 ईयर्स, यानी कैंडिडेट और स्क्राइब दोनों को ही 2 साल के लिए इससे वंचित किया जा सकता है। सो ऑब्वियसली ध्यान रखने जैसी बातें हैं, बहुत सारे राइट्स हैं बैंक के पास इससे रिलेटेड। अब आते हैं ऑनलाइन एग्जाम पे। देखिए यहां लिखा हुआ है दोस्तों स्पष्ट, सिलेक्शन विल बी थ्रू ऑनलाइन टेस्ट and or GD and or personal interview depending upon the number of applicants eligible candidates, right? Now this is something very interesting. देखिए कैसा है, मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूं कि जस्ट 1 साल पहले की बात है कि जब क्रेडिट ऑफिसर की वैकेंसीज आई थी, तो जैसे अब यानी नोटिफिकेशन आती है, हम लोग वीडियो बना देते हैं, उसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स उसके लिए अप्लाई करते हैं। नंबर ऑफ एप्लीकेशंस अगर बहुत ज़्यादा होती है तो उस कंडीशन में बैंक के पास कोई और चारा नहीं होता सिवाय रिटन एग्जाम लेने के। अदरवाइज बैंक बहुत आसानी से चाहे तो सिर्फ इंटरव्यू कंडक्ट करवा के सिलेक्शन कर सकती है। यहाँ पर भी उन्होंने ये बात स्पष्ट की है कि ऑनलाइन टेस्ट और जीडी और पर्सनल इंटरव्यू वो इनमें से कुछ भी करवा सकते हैं। तो फिर एक डाउट आ जाता है कि फिर रिटन एग्जाम होगी या नहीं होगी। देखिए नंबर ऑफ एप्लीकेशंस अगर सफिशिएंटली काफ़ी आएंगी, एक पोस्ट के लिए अगर 3 या 4 एप्लीकेशंस आएंगी तो ऑब्वियसली वो इंटरव्यू के आधार पे ही हो जाएगा सब कुछ। लेकिन अगर एक पोस्ट के लिए 100-150 एप्लीकेशंस आ जाएंगी तो स्वाभाविक सी बात है बैंक को रिटन एग्जाम लेना पड़ेगा।
तो अब आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा, तो हमारे लिए क्या फायदे का रहेगा? जाहिर सी बात है, आपके लिए रिटन एग्जामिनेशन फायदे का रहेगा, क्योंकि यदि मान लीजिए डायरेक्टली इसमें इंटरव्यू होता है तो जो लोग उस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उनको उसमें आंसर देना बहुत आसान हो जाएगा एंड दे कैन क्रैक दैट वेरी इजीली। सो इनकेस अगर रिटन एग्जामिनेशन होता है तो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी और उसमें बढ़ जाती है। सो ऑब्वियसली रिटन एग्जामिनेशन जो होगा, यदि होता है तो वो कुछ इस तरह से रहेगा। इंग्लिश लैंग्वेज 50, प्रोफेशनल नॉलेज 100 मार्क्स और जनरल अवेयरनेस के 25 मार्क्स रहेंगे, जो कि बैंकिंग इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ जनरल अवेयरनेस पूछा जाएगा। उन्होंने साफ किया है कि वो कोई और जनरल अवेयरनेस नहीं पूछेंगे, वो बैंकिंग इंडस्ट्री से यानी बैंकिंग अवेयरनेस से रिलेटेड ही जनरल अवेयरनेस इसमें पूछेंगे। हालांकि ये जो इंग्लिश का पार्ट है, द अबव टेस्ट एक्सेप्ट द टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज विल बी अवेलेबल बाइलिंगुअली, दैट इज इंग्लिश एंड हिंदी। द टेस्ट ऑफ इंग्लिश विल बी क्वालिफाइंग नेचर, दैट इज मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द इंग्लिश लैंग्वेज विल नॉट बी एडेड व्हाइल प्रिपेयरिंग मेरिट लिस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए, यानी इंग्लिश लैंग्वेज में जो मार्क्स आप गेन करेंगे वो केवल क्वालिफाइंग लेवल के होंगे, आपके वो मार्क्स फर्दर ऐड नहीं किए जाएंगे। तो जब मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी तो आपके प्रोफेशनल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस के ही मार्क्स उसमें काउंट किए जाएंगे। ये बात ध्यान रखने लायक है। ऑब्वियसली यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी होगी, तो 0.25% की नेगेटिव मार्किंग आपकी यहाँ पर भी रहेगी ही। ओके, इंटरव्यू जैसे in case merit list of the candidates based on the marks obtained by them in online exam obtained in general awareness and special reference to banking industry will be prepared in the descending order of the respective categories, that is ST, SC, OBC, EWS and general. Okay, candidates securing the minimum qualifying marks stipulated for the online and ranking sufficiently high in the order of merit shall be called for interview and or GD. इसका मतलब ये हो गया कि आपकी मेरिट लिस्ट तैयार होगी, उसके आधार पे आपका इंटरव्यू एंड और मतलब वो खुद तय करेंगे कि जीडी लेना है या नहीं लेना है। तो या तो जीडी भी हो सकती है और इंटरव्यू भी हो सकता है, या तो सिर्फ इंटरव्यू हो सकता है। तो ये आपके साथ इसके आगे के राउंड्स में होगा। बैंक में कंडक्ट सिलेक्शन प्रोसीजर ओनली ऑन द बेसिस ऑफ इंटरव्यू जीडी विदाउट होल्डिंग ऑनलाइन टेस्ट। बैंक यदि चाहे, देखिए, तो वो ऑनलाइन टेस्ट भी हटा दे और सिर्फ जीडी और पीआई के आधार पे ही आपका सिलेक्शन ले सकती है, ये भी उन्होंने बोला है। तो फिर आप सोचेंगे कि हे भगवान, तो ये तो बड़ा कंफ्यूजिंग है, तो फिर हमारी एग्जाम होगी कि नहीं होगी? वो वंस अगेन नंबर ऑफ एप्लीकेशंस पे डिपेंड करता है। इफ द नंबर ऑफ एप्लीकेशंस आर वेरी हाई रिलेटेड टू द पोस्ट, ऑफ कोर्स, सो इन दैट केस आपका रिटन एग्जाम जरूर होगा। अकॉर्डिंगली, इफ ऑनलाइन एग्जाम इज नॉट कंडक्टेड, एडिक्वेट नंबर ऑफ कैंडिडेट्स एज डिसाइडेड बाय द बैंक विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर द इंटरव्यू बेस्ड ऑन देयर क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एंड overall suitability for the post. The total marks allotted for the interview are 100, right? टोटल मार्क्स जो इंटरव्यू के लिए अलॉट किए जाएंगे वो 100, लेकिन यदि एग्जाम होती है, ऑनलाइन एग्जाम होती है, तो उस केस में 80 मार्क्स रिटर्न के होंगे यानी ऑनलाइन एग्जाम के, और 20 मार्क्स जो होंगे वो इंटरव्यू के होंगे। मैंने कई सारे इंस्ट्रक्शंस दे दिए, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद कंफ्यूजन ना क्रिएट हो जाए, बट तब भी आई एम श्योर आप लोग काफी समझदार है तो बातों को बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पा रहे होंगे। तो ये बोल रहे हैं कि अगर रिटन एग्जामिनेशन होगा तो उस केस में 80% वेटेज उसको रहेगा और 20% वेटेज रहेगा पीआई को। लेकिन अगर वैसा नहीं होगा तो पूरा का पूरा 100% वेटेज जो रहेगा वो पीआई को मिल जाएगा, राइट? Group discussion will be of qualifying nature, that is marks obtained in the group discussion will not be added while preparing the merit list. यदि, अब देखो हर चीज में इफ बट है ही, ग्रुप डिस्कशन होगा या नहीं ऐसा स्पष्ट नहीं किया है, एंड और दोनों में बात की गई है। तो यदि ग्रुप डिस्कशन होता है तो इन दैट केस उसके मार्क्स भी फर्दर ऐड नहीं होंगे, वो सिर्फ क्वालिफाइंग रहेगा। एग्जामिनेशन सेंटर्स ऑलमोस्ट सफिशिएंटली, इन्होंने काफ़ी एग्जामिनेशन सेंटर दिए जहाँ से नज़दीकी का कोई भी एक सेंटर आप चुन सकते हैं ओवरनाइट जहाँ पर आप पहुँच सकते हैं। तो मैं यहाँ पर खास जो फीमेल एप्लीकेंट्स हैं उनको ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ ऐसा मत सोचिएगा, जो हमारे अनुभव रहे मैं शेयर कर रहा हूँ कि मतलब एग्जामिनेशन सेंटर हमारे घर के पास नहीं है या फिर हमारे सिटी में नहीं है, तो
इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए, फिर कुछ और तैयारी करते हैं, प्लीज़ वैसा मत करिएगा। ऑलमोस्ट ऐसे शहर हैं जो मतलब ज्योग्राफिकली आप ओवरनाइट जर्नी में पहुंच सकते हैं। सो प्लीज़ वैकेंसी अच्छी है, सैलरी बहुत अच्छी है, पोस्ट बहुत अच्छी है, तो आप इसका पूरा लाभ ज़रूर उठाएं। डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट को प्लीज़ ध्यान से पढ़ें। बहुत सारे बच्चे इसमें लगातार गलतियां करते आए हैं और परिणाम भी भुगतते आए हैं, इसलिए डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट जो यहाँ पर दी हुई है उसको अच्छे से पढ़ें। कोई डाउट हो तो हमारे फ़ोन नंबर्स भी आपके पास है, ज़रूर पूछ लें। एप्लीकेशन की फ़ीस आप देख सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट अभी जस्ट 2 दिन बाद शुरू हो जाएगा, 26/4 और 10 मई तक चलेगा। राइट, STSC और PWD के लिए 175 रुपीज़ है और जनरल एंड अदर कैटेगरीज के लिए 850 रुपये है। एप्लीकेशन प्रोसीजर यहाँ पर पूरा कंप्लीट दिया हुआ है, सारे के सारे गाइडलाइंस उन्होंने स्पष्ट तरीके से यहाँ बताए हुए हैं। फोटो अपलोड करने से लेकर सिग्नेचर से लेकर सारी चीज़ें। कैंडिडेट सर्विंग इन गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग विल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। आपको आपका NOC देना पड़ेगा अगर आप सरकारी बैंक में ऑलरेडी काम कर रहे हैं तो। इन द एब्सेंस ऑफ विच देयर कैंडिडेचर विल नॉट बी कंसिडर्ड एंड विल बी कैंसल्ड फॉर नॉन सबमिशन ऑफ NOC। इसके अलावा पूरे जनरल इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर दिए हुए हैं, इसको आप अच्छे से पढ़ें। राइट, सिक्योरिटी डिपॉजिट देखिए, अब ये एक और पार्ट है जहाँ पर मैं 1 मिनट आपसे बात करना चाहूँगा। यहाँ पर इन्होंने एक सिक्योरिटी डिपॉजिट भी मांगा है आपसे। कैंडिडेट सेलेक्टेड ऑन रेगुलर बेसिस विल बी रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट अ स्पेसिफाइड अमाउंट एज सिक्योरिटी डिपॉजिट रिफंडेबल आफ्टर 3 years ऑन सेटिस्फैक्ट्री सर्विसेज। द सेड अमाउंट शैल बी फोर्टिफाइड in case she leaves the bank before completion of 3 years। ये कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस वालों के लिए नहीं है, ये केवल रेगुलर बेसिस वालों के लिए। तो अगर आप रेगुलर बेसिस पे अप्लाई कर रहे हैं, रेगुलर वाली वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो इन दैट केस आप JMGS के लिए 1 लाख रुपए का सिक्योरिटी डिपॉजिट भरेंगे, MMGS के लिए 2 लाख रुपए का सिक्योरिटी डिपॉजिट भरेंगे और MMGS 3 एंड अबव के लिए 3 लाख रुपए का सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको पे करना होगा। अब आप सोच रहे होंगे बाप रे ये इतना हाई अमाउंट ये कहाँ से? देखिए, जो आपको सैलरी ऑफर की जा रही है, आप एक अंदाजा ले लीजिए 50 से 60 हज़ार रुपए के आसपास आएगी वो। तो आपके लिए उस लिहाज से ये ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 महीने की 2 महीने की सैलरी है। तो ये जो आप सिक्योरिटी डिपॉजिट देंगे उसको आप इस अंदाज में अगर लेंगे, सो दैट इज रियली नॉट अ बिग डील। और ऑब्वियसली जो भी 3 साल के पहले ही ये नौकरी छोड़ के जाएगा वो बेवकूफ़ तो है नहीं। तो यदि वो जा रहा है तो वो कुछ इससे कुछ बड़ा ही ऑफर उसके पास होगा, इसीलिए वो छोड़ के जा रहा है। सो इन दैट केस ये इतना मायने नहीं रखेगा। और 3 साल अगर आपने कंप्लीट नहीं किया, उसी सूरत में आपसे वो 1 लाख रुपीस की पेनल्टी चार्ज कर ली जाएगी। अदरवाइज वो ऑब्वियसली आपको रिफंड कर दिया जाएगा, जो कि उन्होंने बोला है साफ साफ। राइट, तो यहाँ पर फिर बाकी के सारे फॉर्म के डिटेल्स वगैरह कंप्लीटली दिए हुए हैं दोस्तों। राइट, तो इसको आप आराम से देख सकते हैं। जो जो मेजर हाइलाइट्स थे इस पूरे नोटिफिकेशन के अलॉन्ग विद द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो मैंने आपको बता दिए हैं। अब दोस्तों जस्ट एक कंक्लूडिंग पार्ट में आपसे मैं 1-2 चीज़ें और डिस्कस कर लेता हूँ। इधर देख लीजिए, लाइक BOI क्रेडिट ऑफिसर से संबंधित एक चीज़ जो हम शायद यहाँ पर हो सकता है कि कंफ्यूज कर जाएं। सबसे पहले किसी के मन में डाउट आ रहा होगा, हु शुड फिल द फॉर्म, यानी किसको ये फॉर्म भरना चाहिए, मुझे ये फॉर्म भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए। जवाब है येस, यू शुड फिल द फॉर्म। एवरीवन शुड फिल द फॉर्म जो कि एलिजिबल है, क्योंकि ये वैकेंसी काफ़ी अच्छी है और उस एस्पेक्ट में जैसे जो सैलरी और जो ग्रोथ उसमें आपको मिल सकती है वो वाकई में काफ़ी अच्छी है। सो ऑब्वियसली फॉर्म भरने को लेकर आप एनकरेज रहिए। व्हाट अबाउट कंपटीशन? बहुत ही कम होगा कंपटीशन। इसमें कंपटीशन काफ़ी कम देखने को मिलेगा आपको, क्योंकि ऑब्वियसली उन्होंने कैटेगरी वाइज बताया है। तो बहुत सारे इंजीनियर्स होंगे जो एलिजिबल नहीं हैं, कोई BCom MCom वाले जो कॉमर्स फील्ड के हैं उनको ज़्यादा प्रावधान है। तो स्वाभाविक सी बात है कि आपके लिए एक बहुत बड़ा लॉट जो है जो इस कंपटीशन में आ सकता था वो कम हो जाता है। गुड अपॉर्चुनिटी फॉर MA इकोनॉमिक्स वालों के लिए, MSc वालों के लिए, MCom वालों के लिए, MBA बैंकिंग एंड फाइनेंस किए हुए लोगों के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो अगर आप इसमें से किसी एक फील्ड में क्वालिफाइड हैं तो फिर तो आपको ये चांस बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए।
क्रेडिट ऑफिसर मस्ट प्रिपेयर फॉर द फॉलोइंग सब्जेक्ट एज अ प्रोफेशनल नॉलेज। आपको याद है मैं बोल रहा था कि 3 अलग अलग सब्जेक्ट हैं, एक है इंग्लिश, दूसरा है प्रोफेशनल नॉलेज और तीसरा है जनरल अवेयरनेस। तो वो जो प्रोफेशनल नॉलेज वाला सब्जेक्ट है उसमें आपको इन सारे टॉपिक्स की पढ़ाई जरूर कर लेनी चाहिए, ये काम आ जाएगी। अब ये मुझे कैसे मालूम? दरअसल क्रेडिट ऑफिसर की वैकेंसी पे ऑलरेडी काम कर रहे स्टूडेंट से मिली हुई जानकारी के आधार पे हम ये पॉइंट्स आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो उनका अनुभव ये कहता है कि ये वाले पॉइंट्स जो हैं ये जरूर पढ़ लेने चाहिए। रेशियोज, फाइनेंस में अलग अलग रेशियोज होते हैं, आप सब जानते ही हैं। बैलेंस शीट एनालिसिस, कैश फ्लो, फंड फ्लो, कॉस्टिंग के टाइप्स, ईओक्यू, ये तो एमबीए में हमने खुद पढ़ा है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी बोला जाता है इसको। एंड देन पार्टनरशिप्स, राइट। तो इस तरह के टॉपिक्स जो हैं ये आपके लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकते हैं। तो इनकी एक अच्छी पढ़ाई आपको प्रोफेशनल नॉलेज में एक जबरदस्त मजबूती दे सकती है। इंग्लिश इज ओनली अ क्वालिफाइंग, ओके, नो मैथ्स एंड रीजनिंग। ये एक बहुत बड़े राहत की बात है। सबसे बड़ा सरदर्द मैथ्स और रीजनिंग वो है ही नहीं, तो आपके पास सीधे सीधे जीए और प्रोफेशनल नॉलेज है। इंग्लिश है तो वो भी क्वालिफाइंग है। जीडी में बात करने में ज्यादा विश्वास नहीं है या बहुत कॉन्फिडेंटली नहीं बोल सकते, कोई बात नहीं, वो भी क्वालिफाइंग राउंड है। तो आधा काम तो रिटर्न, मतलब 80% रिटर्न और 20% इंटरव्यू पे ही सब कुछ हो जाएगा। कोई प्री नहीं है, कोई मेंस नहीं है, कोई पर्सनल इंटरव्यू एंड डिस्क्रिप्टिव राउंड। पर्सनल इंटरव्यू होगा ऑफ कोर्स, बट कोई डिस्क्रिप्टिव वगैरह कुछ भी नहीं देना है आपको, राइट। फाइनल सिलेक्शन ओनली ऑन जीए एंड पर्सनल प्रोफेशनल नॉलेज, इसी के आधार पे हो जाएगा। सो ऑब्वियसली ये अपने आप में एक काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी ओवरऑल मालूम पड़ती है। सो मेरा स्पष्ट मानना है कि इसको लेकर आपको थोड़ा सा एनकरेज रहना चाहिए और आपको हो सके तो ये फॉर्म से संबंधित कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना चाहिए, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी हाथ से नहीं गंवानी चाहिए। तो दोस्तों इससे रिलेटेड यदि आप कुछ भी पूछना चाहें तो आप मेरे नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। इससे जुड़ी हुई अतिरिक्त जानकारी मैं आपको बता सकता हूं। तो यहाँ पर मैं अपना नंबर भी शेयर कर लेता हूं इन केस इफ यू वुड लाइक टू आस्क एनी डाउट्स रिलेटेड टू दिस, ओके। आपके अगर कोई डाउट्स होंगे तो आप यूट्यूब कमेंट्स थ्रेड में भी पोस्ट कर सकते हैं, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। तो अगर आपको कोई डाउट होंगे तो YouTube कमेंट्स में आप डालिए, मतलब समय मिलते ही मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगा। और यदि आपका डाउट बहुत लेंदी है जिसमें चर्चा की आवश्यकता है तो आप इस नंबर पे कॉल करके ज़रूर संपर्क कर सकते हैं। सो दोस्तों इस वीडियो में केवल इतना ही। उम्मीद करता हूं कि कुछ काम की अच्छी चीज़ें आप तक लगातार हम लाते रहे हैं और इस बार भी ला पाए हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो और जल्दी मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। सी यू सून, टिल देन टेक केयर, हैव अ पीसफुल टाइम। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।